Hello students, welcome to my channel. Today in this video we will discuss the one of the important part of our medieval history syllabus, that is Ikta system. Okay, so Ikta system is one of the important part, also one of the important part of Delhi Sultanate. Delhi Sultanate. ठीक है, ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से साथ ही साथ जो हमारे बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस वीडियो में जो है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इक्ता सिस्टम के बारे में, और इक्ता सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इक्ता सिस्टम। ठीक है, इक्ता सिस्टम अंडर इल्तुतमिश, इक्ता सिस्टम अंडर बलबन, मेनली गयासुद्दीन बलबन, बलबन। इक्ता सिस्टम अंदर खिलजी, मेनली अलाउद्दीन खिलजी एंड तुगलक। एंड इन लेटर वीडियो विल डिस्कस इक्ता सिस्टम अंडर सूरी, शेरशाह सूरी, लोधीस, and the comparison between feudalism of Rajputs, mainly feudalism versus Ikta system, the major difference between feudalism and Ikta system. So these all are the topics which we will going to understand in this video or in the next video. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं चाहता हूँ कि आपको जो है कुछ इक्ता सिस्टम के एक बैकग्राउंड के बारे में आपको समझा दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, वेट अ सेकेंड। फ्यूडलिज्म वाज इक्ता, वेट, इक्ता। ठीक है, मैं इसको साइड कर लेता हूँ, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, इक्ता सिस्टम के बैकग्राउंड के बारे में। तो इक्ता सिस्टम मेनली अगर देखा जाए तो इसको इंट्रोड्यूस इंडिया में जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो कौन थे? मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी। सो इक्ता सिस्टम इन इंडिया, इक्ता सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद गोरी। लेकिन इसको जिसने एलोबरेट किया है, जिसने इसको एक तरह से कन्वर्ट किया है इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है, वो थे हमारे इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, आप जानते ही होंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश कौन थे। तो मोहम्मद गोरी के स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और शमसुद्दीन के स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि इक्ता सिस्टम जो है एक तरह से शुरू करने का काम जो है मोहम्मद गोरी ने किया था। मोहम्मद गोरी वाज बेसिकली फ्रॉम अफगानिस्तान विच इज इन सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से बैकग्राउंड है। इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना हम जानते हैं। ठीक है, अब इक्ता सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो इक्ता जो वर्ड है हमारा एक अरेबिक वर्ड है। इक्ता इज ए अरेबिक वर्ड which the word denoting a sort of administrative regional unit, it is usually considered equivalent to a province, यानी कि प्रोविंस और इक्ता। ठीक है ना, तो प्रोविंस और इक्ता इज कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट। ओके, इनिशियली द दिल्ली सुल्तान्स हैड डिवाइडेड देयर एम्पायर इनटू सेवरल इक्तास। चलिए इसको मैं बात करता हूँ। क्या करते हैं शुरू में, जो दिल्ली के सुल्तान्स होते हैं वो अपने एम्पायर को बहुत सारे इक्ताज में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बहुत सारे कुछ इक्ताज जो हैं स्मॉल होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं बहुत बिग होते हैं। ठीक है,
जो स्मॉल जो इक्ता होती है उसको हम लोग वहाँ के जो 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 उसको होल्ड करते हैं उनको हम लोग इक्तदार कहते हैं, इक्तदार। और जो बिग जो इक्ताज हैं उनको जो होल्ड करते हैं उनको वल्ली कहते हैं या फिर मुक्ति कहते हैं। ठीक है, वल्ली या फिर मुक्ति। तो यहाँ पे यही मेंशन किया हुआ था कि जो जो दिल्ली के सुल्तान्स हैं उन्होंने क्या किया था कि अपने एम्पायर को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इल्तुतमिश की बात करें, इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश का जो एम्पायर था वो एक तरह से कहाँ तक फैला हुआ था। आप सबको पता है कि इल्तुतमिश का जो एम्पायर था वो मुल्तान से लेकर लखनौती तक फैला हुआ था। और ये पूरे एम्पायर को जो है उसने बिग और स्मॉल जो ट्रैक्ट्स, लैंड्स के ट्रैक्ट्स है उसमें डिवाइड कर रखा था, जिसको हम लोग इक्ताज कहते हैं। ठीक है, और जो भी इसके इंचार्ज होते थे, जैसे कि अगर स्मॉल लैंड है, स्मॉल ट्रैक्ट है तो उसको इक्तदार कहते थे, या फिर जो बड़ा लैंड है तो उसको जो होल्ड करते थे, उसके जो इंचार्ज थे, जो ऑफिसर्स थे, उनको हम लोग मुक्ति या फिर वल्ली कहते थे, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो जो इक्ताज होते थे प्रोविंशियल लेवल पे वो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट नोबल्स होते थे वही उसको होल्ड करते थे। ठीक है ना, और उनका काम एक तरह से रिवेन्यू का भी होता था और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि रिवेन्यू कलेक्ट करना, साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करने का काम होता था इनका। ठीक है, अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊं तो मान लो ये किंगडम है हमारा। ठीक है, ये किंगडम है हमारा, किंगडम है। तो ये जो किंगडम था ये हमारा डिवाइडेड था छोटे बहुत सारे इक्ताज में, और वो जो इक्ताज होते थे वो किसी गवर्नर के अंदर थे, गवर्नर। ठीक है ना, जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे उनको अपॉइंट किया जाता था एज ए गवर्नर। जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे या फिर नोबल्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे, उनको गवर्नर अपॉइंट किया जाता था। ठीक है ना, और इन्हीं लैंड्स को, ये जो जिस लैंड के गवर्नर हैं इनको इक्ताज कहते थे। ठीक है ना, और जो इस लैंड के जो लैंड होल्डर होते थे उनको हम लोग इक्तादार या फिर मुक्ति कहते हैं। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, चलो तो हम क्या बात कर रहे थे कि दिल्ली सुल्तान्स हैड डिवाइडेड देयर एम्पायर इनटू सेवरल इक्ताज और प्रोविंसेस और स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पुट देम अंडर द चार्ज ऑफ ऑफिसर्स कॉल्ड इक्तादार्स, दैट इज आल्सो नोन एज गवर्नर्स। जो मैं अभी बता रहा था आपको कि बहुत बड़े बड़े जो जो मतलब हम सब ये जानते हैं कि जो इल्तुतमिश के टाइम में जो एरिया था बहुत ही बड़ा था, सुल्तान मुल्तान से लेके जो है लखनौती तक था, तो बहुत ही बड़े एरिया को उसने छोटे छोटे स्मॉल और बिग लैंड में ट्रैक्ट्स में डिवाइड कर रखा था। और उसके जो 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 उसके होल्डर होते थे उनको, जो जिसके अंदर वो जो लैंड था जिसके अंदर था वो उनको हम लोग इक्तदार या फिर गवर्नर कहते हैं। The number of इक्ताज was not fixed. There was no uniformity in their administration. ठीक है ना, जो इक्ताज के नंबर होते थे वो फिक्स नहीं होते थे। ठीक है, जो इक्ताज के जो नंबर होते थे वो फिक्स नहीं होते थे। Besides इक्तदार, other name of the head of the इक्ता was नायब सुल्तान, नाजिम, माइट और वली। यानी कह रहा है कि इक्तदार के अलावा उसके और भी बहुत सारे नाम होते थे उस ऑफिसर के, जैसे कि नायब सुल्तान, नाजिम या फिर वली, जो मैं अभी मैंने आपको बताया भी था अभी। Each इक्ता was under the charge of an experienced general who generally was the member of royal family or a notable amir, noble and a confidant of the sultan। ठीक है, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो भी जिसको भी इक्ता मिलता था या तो वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड क्या होगा, आर्मी जनरल होगा या फिर बहुत ही लॉयल या फिर ट्रस्टेड पर्सन होगा, सुल्तान का ट्रस्टेड पर्सन होगा। ठीक है ना, उसी को जो है ये मेनली जो है इक्ता लैंड ग्रांट किए जाते थे। ठीक है ना, ईच इक्ता वाज अंडर द चार्ज ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड जनरल मीन्स यहाँ पे जो भी आर्मी ऑफिसर्स होते थे, जो भी एक्सपीरियंस्ड होते थे, उन्हीं को चार्ज मिलता था। वो जनरली वाज द मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, और ऐसा देखा जाता था कि जो भी वो एक्सपीरियंस जनरल होते थे या फिर जो भी होते थे वो रॉयल फैमिली के पार्ट होते थे, मेंबर होते थे, या फिर वो नोबल क्लास का जो अमीर जो वर्ग है, ठीक है ना, उसका वो मेंबर होता था। उसी को जो है इक्ता लैंड ग्रांट किए जाते थे। ठीक है, अब क्या ड्यूटीज होते थे,
मेनली जो है इनको मुफ्तीज के और इक़्तिदार की जो ड्यूटी होती थी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द इक़्तिदार। ही वॉज अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कैरिड एन ऑर्डर ऑफ द सुल्तान। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इक़्तिदार है वो सुल्तान का एक तरह से क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है, और सुल्तान के ऑर्डर को फॉलो करना ही उसका काम है, ठीक है। ही वॉज अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो किसके सुपरविजन में काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सुल्तान के सुपरविजन में जो है वो काम कर रहा है इक़्तिदार। He enjoyed the same powers in the province as the Sultan enjoyed in the empire। अच्छा, जो स्टेटस है इक़्तिदार का वैसा ही स्टेटस है जैसे कि सुल्तान का स्टेटस है एम्पायर में, वैसे ही जो पावर है सुल्तान का एम्पायर में वैसे ही उसका भी पावर होता था प्रोविंस में, यानी पावर उसके पास बहुत सारे थे। ही मेंटेन्ड लार्ज आर्मीज। वो क्या मेंटेन करता था, लार्ज आर्मीज को अपने अंडर जो है बहुत सारे लार्ज पीपल को वो हायर करता था, आर्मी रिक्रूट करता था वो। एंड वाज रिक्वायर्ड टू सेंड द सेम व्हेन वाज आस्क्ड बाय सुल्तान। जब भी सुल्तान को उसकी ज़रूरत होती थी आर्मी की तो वो जो है उनकी हेल्प करने के भी काम करते थे इक़्तिदार। ही मेंटेन ऑर्डर इन द टेरिटरी अंडर हिज चार्ज एंड प्रोटेक्टेड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। अब जिस प्रोविंस के वो इक़्तिदार हैं, ठीक है ना, वहाँ की जो टेरिटरी है, ठीक है ना, वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करते थे, साथ ही साथ वहाँ की जो लाइफ, लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो करते थे इक़्तिदार, ठीक है ना। ही अपॉइंटेड सोल्जर इन हिज आर्मी। जितने भी मैंने अभी आपको बताया कि उनको जो है एक टुकड़ा जो है, एक टुकड़ी जो है ना, उनको मेंटेन करके रखना होता था, एक आर्मी उनको अपने अंडर रखना होता था, तो उसके लिए वो सोल्जर्स का अपॉइंटमेंट भी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, ही कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल ऑफ हिज टेरिटरी। अब दूसरे के टेरिटरी से जाकर नहीं कलेक्ट करना है, उन्हें अपना जो उनको असाइन किया गया है, जो टेरिटरी उनको असाइन किया गया है, सिर्फ उसी से जो है उनको क्या करना है, रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करना है, ठीक है ना। फ्रॉम द रेवेन्यू दस कलेक्टेड ही एडमिनिस्ट्रेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ हिज आर्मी, हिज पे एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर एंड डिपॉजिटेड द रेस्ट टू द ट्रेजरी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अमाउंट, अगर ये मान लो कि अगर ये लैंड है, ठीक है, ये इक्ता लैंड है, तो इससे कुछ हम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है, इससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इस रेवेन्यू को जो भी जनरेट हो रहा है उसका क्या काम करता है इक़्तिदार। सबसे पहला काम है कि उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको पेमेंट करेगा वो, ठीक है, उनको पेमेंट करेगा। दूसरा काम करेगा उसका जो पर्सनल एक्सपेंस है, अब इक़्तिदार का पर्सनल एक्सपेंस भी तो है, तो जो पर्सनल एक्सपेंस है वो भी उससे मैनेज करेगा इस रेवेन्यू से। और एक्स्ट्रा अगर सरप्लस बच जाता है, सरप्लस अगर बच जाता है तो रॉयल ट्रेजरी में, रॉयल ट्रेजरी या फिर जो खजाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि सुल्तान के खजाने में जो है उसको रिटर्न भी करना है, रखना नहीं है, रिटर्न कर देना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रॉम द रेवेन्यू, रेवेन्यू से वो क्या कर रहा है, जो कलेक्ट हो रहा है रेवेन्यू से वो क्या कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर को मेंटेन कर रहा है, अपने आर्मी के एक्सपेंडिचर को, अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर को, और साथ ही साथ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसको जो है वो मेंटेन कर रहा है। और जो रेस्ट अमाउंट बच जा रहा है, जो रेस्ट अमाउंट बच जा रहा है उसको ट्रेजरी में जो है, रॉयल ट्रेजरी में जो है उसको वापस रिटर्न करने का काम इक़्तिदार को करना है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट, ही सेंट ईयरली रिपोर्ट ऑफ हिज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर टू द सेंटर। साथ ही साथ उसको ये भी बताना है कि उसने जितने रेवेन्यू जनरेट किए हैं उस पार्टिकुलर लैंड से, उस लैंड से जितने रेवेन्यू जनरेट हुए उससे उसको कितना इनकम हुआ है, ठीक है, साथ ही साथ उसने उससे कितना एक्सपेंडिचर किया है, ये भी रिपोर्ट जो है उसको सेंटर को यानी कि सुल्तान को देनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये 8 पॉइंट्स थे जिसमें हमने जाने कि पावर्स क्या थे हमारे इक़्तिदार के, और साथ ही साथ ड्यूटीज़ क्या थी। मेनली अगर इसको समराइज करें 2 पॉइंट में अगर हमें समराइज करना हो तो सबसे पहले हम समराइज ये कर सकते हैं कि वो क्या करते थे, जितने भी मिलिट्री कैंपेन होंगे उसको वो लीड करेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, लीड करेंगे। मिलिट्री कैंपेन क्यों लीड करेंगे, क्योंकि इनके अंडर जो है बहुत सारे जो है सोल्जर रिक्रूटेड हैं,
तो वो लीड करते थे। साथ ही साथ जो इनका जिस एरिया के ये इक़्तिदार हैं वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है ना, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना जो है इनका काम होता था, ठीक है ना। साथ ही साथ इनके पास राइट भी था। क्या राइट था इनके पास? लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। इक़्तिदार के पास राइट था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। साथ ही साथ ये क्या करते थे, मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी अपॉइंटमेंट होते थे, अपॉइंट करते थे सोल्जर्स को अपने टुकड़ी में, अपना जो है आर्मी का, उनको आर्मी रखना पड़ता था अपने अंडर। जो अपनी टेरिटरी है उसको, वहाँ के लोग को प्रोटेक्ट करना, वहाँ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना इनका काम था, ठीक है ना। और लार्ज आर्मी को मेंटेन करते थे, और जब भी सुल्तान को उसको ज़रूरत होती थी तो सुल्तान के हेल्प के लिए जो है वो जो मिलिट्री कैंपेन होता था उसको लीड भी करते थे, ठीक है ना। पावर इनका जो है वो सेम होता था, जैसे कि सुल्तान का पावर होता था एम्पायर में, वैसे इनका पावर होता था प्रोविंस में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करती हैं। रेवेन्यू का मैंने बता दिया कि जो है उस रेवेन्यू जो भी कलेक्ट होता था उस इक्ता लैंड से, उसे वो अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ जो उसके अंडर आर्मी है, जो लोग काम कर रहे हैं उसका एक्सपेंडिचर, और साथ ही जो अमाउंट अगर सरप्लस अमाउंट बच जाता है तो उसको रॉयल ट्रेजरी में जो है वापस रिटर्न भी करना है। साथ ही साथ उसको जो है ईयरली रिपोर्ट देना है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, अपने इनकम का भी और एक्सपेंडिचर का भी रिपोर्ट देना है। सो दीज आर सम ऑफ द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द इक्तदार, दैट इज ऑल्सो नोन एज मुक्तिज, ठीक है ना। अभी हम लोग ऐसे जनरल बातें कर रहे हैं, हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे इक्ता सिस्टम अंडर इल्तुतमिश, बलबन, तुगलक, खिलजी, लोदीस एंड शेरशाह। तो इसके बारे में हम लोग स्पेसिफिकली बात करें। अभी मैं ऐसे जनरल ये जो है हमारा जो प्रेजेंटेशन है ये जनरल प्रेजेंटेशन है, ताकि मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि इक्ता सिस्टम आखिर है क्या, ठीक है, ताकि एक ओवरव्यू आपको जो है कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ जाए इक्ता सिस्टम का, ठीक है ना। सबसे पहले हमने बात की कि इक्ता सिस्टम जो है वो कहाँ डिस्कस किया, शायद मैंने आपको बताया नहीं इक्ता सिस्टम कहाँ डिस्कस किया गया है। तो आपने एक बुक है जिसका नाम है सियासतनामा, सियासतनामा, मैं भूल गया था आपको बताना, सियासतनामा बुक का नाम है। और इस बुक को लिखने वाले, अगर आपने अगर अभी तक ये चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आपने उनका नाम भी जानते होंगे। उनका नाम है निजामुल मुल्क तुसी, उनका नाम है निजामू मुल्क तुसी। इन्होंने जो है इक्ता सिस्टम को जो है बहुत ही अच्छे से जो है अपने इस पुस्तक में जो है सियासतनामा में जो है एलेबोरेट किया है, ठीक है। इस बुक में जो है इन्होंने निजामुल मुल्क तुसी ने जो है इसमें डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, इक्ता सिस्टम के बारे में मैंने आपको वैसे तो बता दिया सब कुछ, लेकिन एक बार और अच्छे से मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो मेनली मैं इक्ता सिस्टम के बारे में ये बता रहा था कि इक्ता सिस्टम में जो है लैंड जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहले लैंड है हमारा इक्ता लैंड, पहला लैंड कौन सा है? इक्ता लैंड। सेकेंड वन जो लैंड है हमारा खलीसा या फिर खालसा लैंड है, खलीसा या फिर खालसा लैंड, खालसा लैंड ही कहते हैं। जो इक्ता लैंड है और जो खालसा लैंड है इसमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस जानना भी बहुत जरूरी है। जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा खालसा लैंड से, वो उस रेवेन्यू का यूज होगा पर्सनल एक्सपेंस में। किसके पर्सनल एक्सपेंस में? सुल्तान के पर्सनल एक्सपेंस में। जो सुल्तान है हमारा, ठीक है ना, जो सुल्तान है, सॉरी बादशाह नहीं, सुल्तान जो है हमारा, उसके जो पर्सनल एक्सपेंस, जो उसके पर्सनल खर्च, जो भी एक्सपेंडिचर है, उसमें जो है खालसा लैंड के जो रेवेन्यू है उसका यूज होगा। जो इक्ता लैंड है, ठीक है ना, इक्ता लैंड जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। मैंने अभी आपको बताया कि डिवाइड कर दिया गया स्मॉल एंड बिग ट्रैक्ट्स में, ठीक है। और ये जो ट्रैक्ट्स हैं, जो स्मॉल एंड बिग ट्रैक्ट्स हैं, ये किसको दिए जाते थे? दे वर गिवन टू द नोबल्स, ऑफिसर्स। और अभी बताया मैंने कि ये जो नोबल्स होते थे, जो अमीर होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे, कैसे ऑफिसर्स? जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बताया आपको, वेट अ सेकेंड प्लीज, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेंबर होते थे रॉयल फैमिली के, उन्हीं को ज़्यादातर जो है ये इसका चार्ज जो है, इक्ता लैंड का चार्ज जो है दिया जाता था, ठीक है, ठीक है। तो इक्ता लैंड जो है नोबल्स को, ऑफिसर्स को जो है ग्रांट किए जाते थे, ठीक है ना। और इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो अपने जो अंडर उनके लोग काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो उनका पर्सनल एक्सपेंस है वो मेंटेन करते थे, और जो भी सरप्लस अमाउंट बचता था वो वापस जो है रॉयल ट्रेजरी में वापस करते थे, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इक्तदार्स।
देयर वर सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द इक्तिदार्स. So let us understand what are those restrictions which were put on the iqtidars by the sultan. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, द इक्तदार डिड नॉट ऑलवेज इंजॉय हेरिडिटरी पावर्स. हेरिडिटरी पावर्स लाइक अगर आप जानते होंगे फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के बारे में आपने जानते होंगे, तो वहाँ पे जो हेरिडिटरी कैरेक्टर था उसका. लेकिन यहाँ पे जो है द इक्तदार डिड नॉट इंजॉय हेरिडिटरी पावर्स. यहाँ पे जो है हेरिडिटरी पावर्स नहीं होता है. हालांकि बाद में जो है उसको हेरिडिटरी पावर में कन्वर्ट कर दिया था. जब हम लोग पढ़ाएंगे, जब मैं बताऊंगा आपको तुगलक के बारे में, खिलजी के बारे में, तो मैं वहाँ पे बताऊंगा आपको कि कैसे तुगलक ने क्या किया, खिलजी ने क्या किया. बाद में इसको हेरिडिटरी कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है. लेकिन शुरू में जो है ये हेरिडिटरी कैरेक्टर नहीं था. तो सुल्तान कुड टेक बैक इक्ता फ्रॉम हिम वेन एवर ही प्लीज्ड. सुल्तान जब भी चाहे वो इक्ता जो है, इक्ता लैंड जो है, जो उनको चार्ज मिला है, उस चार्ज से उनको जो है एक तरह से वो चार्ज उनसे ले सकते हैं. द इक्तदार वॉज लाइबल टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसफ़र की भी फैसिलिटी थी इसमें. इक्तदार को जो है फैसिलिटी क्या थी, जो सुल्तान जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है. एंड जरूरी नहीं कि अगर जो है ये लैंड में आप हैं तो इसी लैंड में आप हमेशा रहेंगे. आपको जो है यहाँ भी ट्रांसफ़र सुल्तान जो है कर सकता है, यहाँ से यहाँ. ठीक है. ही कुड नॉट इमर्ज हिमसेल्फ इन वॉर्स ऑफ एक्सटेंशन विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सुल्तान. जब भी आप किसी भी वॉर में इंगेज होंगे तो आपको जो है कि सुल्तान से जो है प्रायर परमिशन, यानी कि पहले जो है आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सुल्तान से. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है सुल्तान जो है अपना ऑथोरिटी जो है वो मेंटेन करके रखा है. ठीक है. ही वॉज रिक्वायर्ड टू सेंड अ पार्ट ऑफ द बूटी टू द सुल्तान. और जो भी वॉर आप में इंगेज होंगे और वहाँ से आप कुछ भी जीतते हो, वहाँ से आप कुछ भी लूटते हो, तो उसको जो है उसका पार्ट जो है सुल्तान को आपको जो है सेंड करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, द एलिफेंट्स एंड द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली कैप्चर ड्यूरिंग वॉर्स वर टू बी सेंड टू द सुल्तान. और जो भी लोग कैप्चर भी किए जाएंगे, एलिफेंट्स भी कैप्चर किए जाएंगे, या फिर कोई फैमिली मेंबर्स जो है वॉर के ड्यूरिंग, तो उसको भी सुल्तान के पास सेंड करना है. ही वॉज नॉट अलाउड टू होल्ड हिज ऑन कोर्ट. और जो है जो भी इक़्तिदार हैं उनको अपना कोर्ट जो है वो दे वर नॉट अलाउड टू होल्ड एनी टाइप ऑफ कोर्ट ऑफ हिज ऑन. ठीक है ना. ही कुड नॉट यूज अ कैनोपी और अ रॉयल एम्बलम. तो इसका भी यूज करने के लिए उनको प्रोहिबिट किया गया था. ही कुड नॉट मिंट क्वाइंस इन हिज नेम. अपने नाम पे जो है वो सिक्के नहीं छाप सकते थे. ठीक है ना. तो ये सब जो है कुछ जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, दीज आर द सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इक़्तिदार. व्हाई देयर सम रेस्ट्रिक्शन? बिकॉज इक़्तिदार जो है वो ज़्यादा जो है पावरफुल ना हो जाएं और सुल्तान के अथॉरिटी को क्वेश्चन ना करें. इसके लिए दीज आर द सम रेस्ट्रिक्शन व्हिच वर पुट ऑन द इक़्तिदार्स बाय द सुल्तान्स. ठीक है. तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि उसके ऊपर जो है सुल्तान की तरफ से डालेगा. ड्यूरिंग द रूल ऑफ वीक सुल्तान द इक़्तिदार्स वर टेम्प्टेड टू एंजॉय मोर पावर्स. और जब भी कोई वीक सुल्तान आता था तो जो इक़्तिदार्स जो है वो मोर पावर को एंजॉय करते थे. दे इवन केप्ट एलिफेंट्स एंड इंक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द सुल्तान. ठीक है. नाउ टू कैटेगरीज ऑफ द इक़्तिदार्स. ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अलाउद्दीन द इक़्तिदार्स वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो है जो इक़्तिदार्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. ठीक है. इक़्तिदार्स विच हैड बीन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, द टेरिटरीज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल बाय अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है. नेक्स्ट, द मुक्तिज और द, ये बहुत ही सिंपल है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं किया. द मुक्तिज और द वल्लीज, दैट इज द इक़्तिदार्स ऑफ द सेकेंड कैटेगरी वर गिवन मोर पावर. जो सेकेंड कैटेगरी के जो इक़्तिदार्स हैं, जो वल्ली मुक्तिज हैं, उनको ज़्यादा पावर दिया जाता है. सो दैट न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज कुड बी ब्रॉट अंडर द मोर इफेक्टिव कंट्रोल. ठीक है. बिसाइड्स द इक़्तिदार देयर वर सेवरल अदर ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. इक़्तिदार्स के अलावा बहुत सारे ऑफिसर होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के. द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन इक़्तिदार डिपेंडेड ऑन द पावर ऑफ द सुल्तान ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द इक़्तिदार. ये सब बहुत सिंपल है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा. डिवीजन ऑफ इक़्तिदार इनटू यूनिट्स. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इन ड्यू कोर्स इक़्तिदार्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड सिक्स. तो इक़्ता को किस में डिवाइड किया गया? इक़्ता को डिवाइड किया गया है सिक्स में. अगर आपने पढ़ा होगा अवला नाडू अगर आपने वो चोला किंगडम पढ़ा होगा तो उसमें जैसे डिवाइडेड किए गए थे परगना, तो वैसे ही इसमें भी डिवाइडेड किए गए हैं. क्या क्या है देखो. तो इक़्तिदार्स को डिवाइड किया गया है सिक्स में and 6 were divided into parganas, and parganas were divided into
विलेजेस और ग्राम, ठीक है ना। द हेड ऑफ सिक्स वर कॉल्ड सिकदार। इकता का तो पता ही है आपको, इकतदार, तो यहाँ का है सिकदार, सिकदार। दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल ऑफ अ परगना वर द अमील। जो जो परगना का इम्पोर्टेंट ऑफिसर होता था उसको हम लोग कहते थे अमील, अमीर होना चाहिए यहाँ पे शायद, अमीर और मुंसिफ, मुंसिफ, ठीक है, मुंसिफ, द ट्रेजरर एंड द कुनुंगो। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द परगना और सीख, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एकता का जो है वो भी डिवीजन किया गया है बहुत ही स्मॉलर यूनिट्स में, तो वो कुछ यूनिट्स यहाँ पे थे। नाउ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो है हमारा ये जो है फर्स्ट वीडियो जो है हमारा कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे और उसमें जो है एकता सिस्टम के बारे में और एलिबरेट फॉर्म में डिस्कस करेंगे। नाउ द विलेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज एडमिनिस्टर्ड बाय लोकल हेरिटरी ऑफिसर्स एंड द पंचायत ऑफ द विलेज, ठीक है। द पंचायत लुक आफ्टर द एजुकेशन, सैनिटेशन एक्सेट्रा, इट ऑल्सो एक्टेड एज ए जुडिशियल बॉडी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी सिस्टम था वहाँ पे, जहाँ पे जो द विलेज जो होता था वह स्मॉलेस्ट यूनिट होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो भी वाज एडमिनिस्ट्रेड बाई लोकल हेरिटरी ऑफिसर, जो भी वहाँ पे होता था ऑफिसर वो हेरिटरी कैरेक्टर का होता था, ठीक है ना। और जो पंचायत का काम होता था वो एजुकेशन से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, और साथ ही साथ वो जुडिशियल वर्क भी परफॉर्म करते थे। द चौधरी, द पटवारी, द खूत एंड द मुकद्दम एंड द चंकीदारी वर द हेरिटरी ऑफिसर्स ऑफ द विलेज हु हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। और ये लोग जो हैं वो रेवेन्यू के कलेक्शन में हेल्प करते थे। द सुल्तान और द गवर्नर और ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट नॉर्मली डिड नॉट इंटरफेयर इन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। जो सुल्तान होता था, जो हमारा गवर्नर है, ठीक है ना, जो ऑफिशियल्स हैं वो मेनली जो है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें इंटरफेयर नहीं करते थे। सो ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम और भी एलिबरेट फॉर्म में जो है इसको डिस्कस करेंगे एकता सिस्टम को, और एकता सिस्टम से रिलेटेड जो है हर एक पॉइंट को हम टच करेंगे ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर वॉचिंग जस्ट दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। Thank you so much.